साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इसके पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने शैशवावस्था, मानव विकास की अवस्थाओं की जो का पहला जो चरण है शैशवावस्था पर हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें हमने शैशवावस्था की विशेषताएं और उन विशेषताओं पर आधारित अधिगम के लिए जो आदर्श व्यवस्था की बात हमने किया था। आज हम लोग मानव विकास की जो दूसरी अवस्था है जिसका नाम है बाल्यावस्था, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बाल्यावस्था पर डिस्कस करना, बाल्यावस्था पर चर्चा करना, बाल्यावस्था के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाल्यावस्था से ही औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है। यहीं से बालक विद्यालयी व्यवस्था में प्रवेश करता है। तो इसलिए बाल्यावस्था की विशेषताएं और बाल्यावस्था के लिए आदर्श अधिगम की व्यवस्था के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, बाल्यावस्था का जो काल है वो 6 से 12 वर्ष तक का है। आपने मानव विकास की 5 अवस्थाएं देखा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको यह बताया है कि बालक का विकास तो गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है, यानी माँ के पेट में भी बालक का विकास होता रहता है। यानी बाल विकास की अगर पहली अवस्था की बात होती है कि बाल विकास की पहली अवस्था का नाम बताइए, अगर उसमें गर्भावस्था का ऑप्शन आता है तो वहां पर आप गर्भावस्था को सही उत्तर मानेंगे। अगर गर्भावस्था का ऑप्शन नहीं है, जन्म से पहले की अवस्था का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर अगर आप शैशवावस्था है उन विकल्पों में तो आप शैशवावस्था मानेंगे। और उसके बाद शैशवावस्था के बाद की जो अवस्था है वो तो बाल्यावस्था है ही, जिस पर आज हम लोगों को चर्चा करना है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बाल्यावस्था पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया कि 6 से 12 वर्ष इसका काल है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। 6 से 9 वर्ष तक संचय काल और 9 से 12 वर्ष तक परिपाक काल। इस प्रकार से 2 चरणों में ये मिलकर के बालक का विकास होता है। इस संचय काल का क्या अर्थ है? संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना और परिपाक का मतलब होता है दृढ़ता या पकना। तो यहाँ पर संचय का अर्थ ये हुआ कि इकट्ठा करना, यानी यहाँ पर जो अवस्था है 6 से 9 वर्ष तक की जो बालक की अवस्था होती है, वहाँ पर जो भी शारीरिक मानसिक जो बालक की वृद्धि होती है वहाँ पर संचय होती है। और उसके बाद उन जो वृद्धि होती है, जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक शक्तियों में, उसमें एक दृढ़ता आती है, उसमें मजबूती आती है, वो परिपाक काल में आती है। यानी 9 से 12 वर्ष तक जो भी शक्तियां, जो भी शारीरिक मानसिक शक्तियां बालक के अंदर डेवलप हुई रहती हैं, उनमें एक मजबूती, एक दृढ़ता आती है, उसको हम परिपाक काल कहते हैं, जिसका समय है 9 से 12 वर्ष। इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड है ये, संचय काल और परिपाक काल। इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में हम इसको देखेंगे 1 बाई 1 कि बाल्यावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। क्योंकि विशेषताओं को जान करके ही हम एक आदर्श अधिगम की व्यवस्था हम कर सकते हैं विद्यालय में। आदर्श वातावरण, एक आइडियल एटमॉस्फेयर का हम क्रिएशन कर सकते हैं अपने स्कूल में। तो इसलिए सबसे पहले हम बाल्यावस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है। शैशवावस्था में हमने बताया था कि बालक के जीवन में, शैशवावस्था के काल में उसके तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है और तीव्र गति से मानसिक विकास होता है। और यहां पर हम ये बता रहे हैं कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता आती है। देखिए, हमने आपको मानव विकास से संबंधित एक सिद्धांत बताया था जिसका नाम था चक्राकार गति का सिद्धांत। चक्राकार गति के सिद्धांत में आपने देखा था कि बालक का विकास कुछ समय होता है और कुछ समय उस चक्र यानी एक सर्कल में होता है, यानी विकास होता है और थोड़ा दृढ़ होता है, वो मजबूत होता है। जो भी चीजें शारीरिक और मानसिक जो वृद्धि होती है, जो उसमें
विकास होता है बालक के अंदर, शारीरिक और मानसिक जो भी विकास होता है उसमें दृढ़ता आती है, उसमें मजबूती आती है। परिपाक का अर्थ वहीं से है, ये परिपाक का जो शब्द है वहीं से जुड़ा हुआ है, वो दृढ़ता से जुड़ा है, पकने से जुड़ा है। तो कहने का मतलब उसमें मजबूती आती है। तो इस तरीके से इस अवस्था में, बाल्यावस्था का ज्यादा समय वो शारीरिक व मानसिक दृढ़ता में जाता है, यानी जो भी शारीरिक और मानसिक शक्तियों में जो विकास हुआ रहता है उसमें दृढ़ता आती है, उसमें मजबूती आती है। तो इस तरीके से एक विशेषता ये है, इसको याद रखिएगा, शारीरिक व मानसिक शक्तियों में स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। स्थिरता यानी थोड़ा सा वो जो तीव्र गति होती है शैशवावस्था में उतनी तीव्र गति से नहीं होता, ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक। यानी जो विकास तो होता है, क्योंकि विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि विकास बंद हो जाता है होना, वो धीरे धीरे गतिमान रहता है। लेकिन जो भी विकास तीव्र गति से शैशवावस्था में हुआ रहता है उसमें थोड़ा सा स्थिरता आती है और दृढ़ता की तरफ विकास दृढ़ होते हुए आगे बढ़ता है, मजबूत होते हुए। यहां पर दूसरी विशेषता है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। देखिए, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि यानी बालक के अंदर प्रत्यक्षीकरण, सूझ, वह शक्तियां बालक की के अंदर विकसित होती हैं और उसकी मानसिक शक्तियों में मल्टी डायमेंशंस में यानी विभिन्न आयामों में जो बुद्धि के है उसमें वृद्धि होती है, उसकी मानसिक शक्तियां और मजबूत होती हैं। और साथ ही साथ ये तीसरी जो विशेषता है इसको हम देखते हैं जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा, शैशवावस्था में भी जिज्ञासा, हमने बताया था कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये प्रश्न करता है, वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में भी पाई जाती है। चाइल्डहुड में भी ये प्रवृत्ति निश्चित रूप से पाई जाती है। बालक क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इन सारे प्रश्न जो है वो माता पिता और अध्यापक या अपने सहपाठियों से करता है। इस तरीके से जिज्ञासा की प्रबलता होती है। विशेषता यह है वास्तविक जगत से संबंध। यहां पर वास्तविक जगत से संबंध जुड़ता है उसका, क्योंकि शैशवावस्था में तो ज्यादातर समय बच्चा अपने माता पिता और अपने परिवार में ही गुजारता है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बाल्यावस्था के उसमें द्वार पे आता है तो वहां पर वो वास्तविक जगत से, अपने पास पड़ोस, अपने आसपास के समाज से उसका परिचय होता है और उनसे वो संबंध बनाता है, उससे जुड़ने का प्रयास करता है, वास्तविक जगत से जुड़ने का प्रयास करता है। साथ ही साथ सामाजिक संबंधों के साथ ही साथ वो नेचुरल सराउंडिंग यानी प्राकृतिक वातावरण, यानी प्राकृतिक और मानवीय दोनों वातावरण से, जो वास्तविक पर्यावरण है उससे जुड़ने का प्रयास करता है, तो वास्तविक जगत से संबंध होता है, इसकी विशेषता है। और अगली जो विशेषता है वो रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है बालक, वो रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है, क्रिएटिव जो वर्क है उनमें आनंद लेता है, कुछ नया करने का प्रयास करता है, कुछ तोड़ने का प्रयास करता है, कुछ जोड़ने का प्रयास करता है खिलौनों को, इस तरीके से, या विभिन्न चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है, उनसे कुछ आकृतियां बनाने का प्रयास करता है। इस तरीके से रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है, ये भी एक विशेषता है। सामाजिक गुणों का विकास। देखिए, इसके पहले की क्लास में शैशवावस्था से जैसे ही बाल्यावस्था के द्वार पर बालक आता है तो वहां पर उत्तर शैशवावस्था में ही धीरे धीरे वो कह लीजिए सामाजिक गुणों के विकास की तरफ, या सामाजिक गुणों का विकास उसके अंदर धीरे धीरे होने लगता है, वो सामाजिकता की तरफ उन्मुख होने लगता है और सामाजिक समाज से जुड़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कह लीजिए कि वहां पर सामाजिक गुणों के विकास का क्रम पाया जाता है। बालक के अंदर सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं बाल्यावस्था में। नैतिक गुणों का विकास, यहाँ पर बालक के अंदर काफी कुछ नैतिकता की बातें आ जाती हैं। वो माता पिता की आज्ञा का पालन हुआ और ईमानदारी हुआ, सत्यनिष्ठा हुई, ये विभिन्न प्रकार की जो अच्छाइयां हैं, जो नैतिक गुण हैं, वो बालक के अंदर बाल्यावस्था में डेवलप होने लगते हैं। इसके बाद जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यहाँ पर धीरे धीरे बालक देखिए आपको जो है बहिर्मुखी दिखेगा बाल्यावस्था में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी वो जब समाज से जुड़ता है तो अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को जाहिर करता है, अपनी बातें शेयर करता है, दूसरों की बातों को सुनता है। इस तरीके से थोड़ा सा उसका बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, क्योंकि शैशवावस्था तक वो
माता पिता की गोद में ही खेलता है। तो इस तरीके से ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बालक आपको देखने को मिलेगा। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। काम प्रवृत्ति की अगर बात किया जाए तो यहां पर शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता नहीं होती, उसमें अधिकता होती है। और किशोरावस्था में भी काम प्रवृत्ति की अधिकता होती है। लेकिन बाल्यावस्था एक ऐसा काल है जहां पर काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। यह सामवेगिक स्थिरता का काल होता है। इसी संदर्भ में जो है कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि यह संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। इसी बात से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा कि यह जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इस कथन को याद रखिएगा, कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, क्योंकि यहाँ पर संवेग स्थिर होते हैं बाल्यावस्था में। तो इसी तरीके से और संवेग के साथ ही साथ काम प्रवृत्ति की अगर बात हो रही तो यहाँ पर काम प्रवृत्ति भी स्थिर होती है, थोड़ा सा उसमें स्थिरता आ जाती है। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, स्थिरता होती है उसमें, और संवेगों का दमन होता है। संवेगों का दमन, यहाँ पर वही चीजें, काम प्रवृत्ति में भी न्यूनता और संवेगों का थोड़ा सा दमन होता है। दमन यानी यहाँ पर संवेग उतने हावी नहीं होते, संवेग जितना कि किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, यहाँ पर संवेगों का दमन होता है और काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। इन दोनों विशेषताओं को विशेष तौर से याद रखेंगे। रुचियों में परिवर्तन, यहाँ पर बालक रुचियों में परिवर्तन आपको दिखेगा बालक के जीवन में। उसकी रुचियां बराबर बदलती रहती हैं। कभी वो किसी काम को करना पसंद करता है, कुछ क्षण बाद वो दूसरे काम को करने लगता है। कभी वो किसी चीज को खाना पसंद करेगा, कुछ समय बाद वो दूसरे चीज को खाना पसंद करेगा। तो उसके रुचियों में दिन प्रतिदिन आपको परिवर्तन बदलते हुए दिखाई देंगे। यानी वो उसके रुचियों में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, और परिवर्तन आपको वो महीने, कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप देखेंगे तो परिवर्तित नजर आएंगे। उसकी रुचियां परिवर्तित होती रहती हैं। संचय की प्रवृत्ति, यहां पर बालक के अंदर संचय की प्रवृत्ति होती है। यहां पर बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, उनको संचित करके अपने पास रखता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके उनके साथ खेलता है। इस तरीके से संचय की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर बच्चे सिक्का इकट्ठा करते हैं, स्टैंप इकट्ठा करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे संचय संबंधी वो काम करते हैं, विभिन्न चीजों को संचित करते हैं। अगली जो विशेषता है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति, बच्चों में समूह में रहने की भावना का यहाँ विकास होता है। बच्चे समूह में, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ये प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा गया है परीक्षाओं में कि समूह की प्रवृत्ति जो है किस अवस्था में पाई जाती है। समूह की प्रवृत्ति किस अवस्था में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, शिक्षक से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बाल विकास एडीपी में यह प्रश्न पूछा गया कई बार कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता किस अवस्था में पाई जाती है। तो वहां पर जब बाल्यावस्था ऑप्शन होगा तो आप उसी विकल्प को सही मानेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगली जो विशेषता है वो आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना, देखिए इसके पहले की अवस्था में, शैशवावस्था में बालक पर निर्भर था, माता पिता पर निर्भर था, वो माता पिता पर आश्रित होता है। लेकिन इस अवस्था में थोड़ा सा वह ऊपर उठ करके आत्मनिर्भर बनता है और अपने शारीरिक मानसिक शक्तियों पर वो उसके अनुसार वो काम करता है। इस तरीके से यहाँ पर इन विशेषताओं को आप याद रखिए। कुछ विशेषताएं हमने आपको बताया जो कि बाल्यावस्था से संबंधित हैं। अब इन्हीं विशेषताओं को आधार बना करके विद्यालय में, शिक्षण में कुछ जो आपको परिवर्तन करने हैं, जो आपको उसके अनुसार जो अधिगम की आदर्श व्यवस्था बनानी है, वो इसी पर आश्रित होगी, इसी पर आधारित है। ये हम देखते हैं कि बाल्यावस्था की अगर ये विशेषताएं हैं तो उस पर आधारित अधिगम की आदर्श व्यवस्था क्या होगी। तो साथियों, यहाँ पर हम पहली जो व्यवस्था हम करेंगे, सबसे पहले तो भाषा विकास के पर प्राथमिकता देंगे, क्योंकि भाषा का विकास 3 वर्ष में हमने बताया था कि बालक शब्दों को बोलना सीख जाता है पहली बार, यानी 3 वर्ष के आसपास बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बाल्यावस्था की तरफ बढ़ता है तो उसके भाषाई जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होती है और बड़े बड़े वाक्यों को बोलना शुरू करता है। वाक्यों का विश्लेषण, संश्लेषण, इस तरीके से वो वाक्यों के साथ वो खेलता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों का उस समय भाषाई विकास थोड़ा तेज होता है उत्तर शैशवावस्था से ही, तो इस तरीके से भाषा विकास की तरफ हमें इस भाषा विकास की तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों के भाषाई विकास के लिए हमें प्रयास करना होगा और उनको अवसर उपलब्ध कराना होगा। देखिए, भाषा के लिए भाषा विकास में 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। भाषा विकास के 4 लक्ष्य होते हैं। उसमें एक क्रम पाया जाता है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो होता है, वो 4 स्किल्स होते हैं और भाषा सिखाने के 4 ऑब्जेक्टिव्स, यानी 4 चीजें ऐसे होती हैं जो अगर बच्चा अगर उसमें स्किल्ड हो गया तो कहने का मतलब वो भाषा उसको आती है। जैसे हिंदी है तो सबसे पहले हिंदी को सुन करके उसको समझना आए, यानी सुनना जिसे कहते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग आए, यानी सुन करके उस बात को समझे। किसी भाषा में अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसको समझे, लिसनिंग की कैपेसिटी यानी सुनना। और उसके बाद दूसरा जो चरण होता है बोलना, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सुनना, उसके बाद बोलना। और तीसरा जो चरण होता है वो होता है पढ़ना। और चौथा और अंतिम चरण भाषा का जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है और जो कौशल होता है वो होता है लिखना। इस प्रकार से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं भाषा के। और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इन्हीं चारों के इन्हेंसमेंट के लिए, इन्हीं चारों के डेवलपमेंट के लिए बच्चों के ये कराई जाती हैं भाषा के अंतर्गत। इस तरीके से भाषा विकास पर प्राथमिकता देना, इस तरीके से विभिन्न कौशल जो है विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हुए और विभिन्न प्रविधियों और विधियों का प्रयोग करते हुए हम भाषा विकास को प्राथमिकता देंगे बाल्यकाल में या बाल्यावस्था में। दूसरी जो विशेषता, दूसरा जो काम करना है जो अधिगम की आदर्श व्यवस्था में, हमें खेल, क्रिया या खेल द्वारा सिखाना है। केवल व्याख्यान, देखिए व्याख्यान विधि का तो बहुत बड़ा महत्व नहीं है यहाँ पर। बाल्यावस्था में शिक्षण के दौरान व्याख्यान विधि बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। व्याख्यान विधि आगे चल करके वो किशोरावस्था में इसका प्रयोग होता है, लेकिन बाल्यावस्था में ज्यादातर अगर हम शिक्षण कर रहे हैं तो वहां पर हम क्रियाओं को महत्व देंगे और खेल को महत्व देंगे। अंग संचालन के माध्यम से शिक्षा को हम शिक्षित करेंगे बालक को और ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जिससे खेल खेल में शिक्षा हो। इस तरीके से खेल, क्रिया या खेल द्वारा शिक्षित हम करेंगे बालकों को। और अगली चीज है सामाजिक गुणों का विकास। देखिए, सामाजिक गुणों का विकास करेंगे क्योंकि इस अवस्था में बालक समाज से जुड़ता है, तो हम उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास करेंगे। समाज में, क्योंकि विद्यालय समाज का अभिन्न अंग होता है, समाज में बालक की प्रस्तुति करेंगे और समाज से उसको जोड़ेंगे। ऐसे कुछ कार्यक्रम आयोजित करेंगे जो समाज से संबंधित होंगे। बच्चा समाज के बीच में जाएगा, समाज का अध्ययन करेगा, समाज के जो मानक हैं, जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनसे अवगत होगा। इस तरीके से एक अच्छे समाज से जुड़ करके बच्चे का सामाजिक गुणों का विकास होगा। तो सामाजिक गुणों का विकास करना होगा, हमें संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना होगा। जो संचय की जो प्रवृत्ति है बालक की, संचय की जो कलेक्शन की जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करना होगा, क्योंकि ये अच्छी प्रवृत्ति होती है संचय की प्रवृत्ति। अगर ये बालकों में पाई जाती है तो इस चीज को हमें इनहेंस करना होगा, उसको और बढ़ाना होगा, उसको प्रोत्साहन देना होगा कुछ एक्टिविटी के माध्यम से। जैसे कुछ एक्टिविटी स्कूल्स में कराई जाती है, स्टैम्प को इकट्ठा करना, करेंसी को इकट्ठा करना, या फोटोज को इकट्ठा करना, गैलरी बनाना, डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स को इकट्ठा करना और उनको कैटेगराइज करना। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो संचय की प्रवृत्ति है उसको संरक्षित रखना, म्यूजियम बनाना यानी संग्रहालय, ये सब जो है संचय की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस तरीके से इस प्रवृत्ति को हम प्रोत्साहित करेंगे। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि करेंगे, क्योंकि अगर बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, समूह में रहने की भावना एक अच्छी भावना है, समूह में रहना भी चाहिए। तो इस तरीके से
बालकों के अंदर अगर समूह की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसको हम इनहेंस करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पाठ से आगामी जिज्ञासा की संतुष्ट, कब क्या कहाँ कैसे, ये सब जो बच्चा प्रश्न करता है, जिज्ञासा की जो अपनी वो अपना प्रदर्शन दिखाता है कि हाँ प्रदर्शित करता है अपनी जिज्ञासा को, तो उस जिज्ञासा को हम संतुष्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि उस जिज्ञासा को हम, बच्चा कोई प्रश्न करता है और उसको हम उसका जवाब ना दें, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को हमें अगर कब क्या कहाँ कैसे जो भी प्रश्न वो क्वेश्चन पूछता है उसकी जिज्ञासा की हमें संतुष्टि करनी ही होगी। तो ये एक आदर्श जो है व्यवस्था है। पाठ्य से आगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी होगी। देखिए शिक्षण में, पाठ्यक्रम में पाठ्य से आगामी क्रियाओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितना महत्व नई शिक्षा नीति को आप पढ़िए वहां पर पाठ्य से आगामी क्रियाओं पर बहुत जोर दिया गया है। वहां पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जितना किताबी ज्ञान का जितना महत्व है उतना ही महत्व वो कक्षा कक्ष से बाहर की जो एक्टिविटी, जो पाठ्य से आगामी क्रियाएं होती हैं, जो सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी होती है, या जो जीवन कौशल के जो मुद्दे होते हैं या उस पर जो एक्टिविटी होती है, इन क्रियाओं का भी उतना ही महत्व है जितना कि किताबी ज्ञान का है। क्योंकि किताबी ज्ञान पढ़ करके बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता केवल किताबी ज्ञान पढ़ करके, किताबी ज्ञान से। जब ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात होती है तो वहां पर हम पाठ्य से आगामी क्रियाओं को छोड़ नहीं सकते हैं। उनको बिना साथ लिए हम बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास कर ही नहीं सकते। उनके अंदर जो मानसिक, शारीरिक मानसिक शक्तियां हैं, जो उनके अंदर जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, समग्र क्षमता को हम विकसित कर ही नहीं सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पाठ्य से आगामी क्रियाओं को हमें साथ में लेके चलना होगा। उनके डेवलपमेंट की बात अगर हम सोच रहे हैं तो पाठ्य से आगामी क्रियाओं को विद्यालय में आवश्यक रूप से जो है उनको आयोजित कराना ही होगा। पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था करनी होगी। देखिए पर्यटन एवं स्काउटिंग, क्योंकि बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और उस जिज्ञासा की प्रवृत्ति को हम पर्यटन के माध्यम से हम उसको पूरा कर सकते हैं। उसकी जिज्ञासा, उसके मन के जो प्रश्न है उसका हम उत्तर दे सकते हैं, और वो भी प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से। बच्चा जा करके, अगर किसी बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि ताजमहल कहाँ है, तो हम उसको बताते हैं कि आगरा में ताजमहल है। किसने बनवाया? हम बताते हैं कि शाहजहां ने बनवाया। तो अगर अवसर मिलता है तो अगर हम उसको ताजमहल दिखाने का अवसर मिले, अगर पर्यटन के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से अगर हम उसको ताजमहल दिखाएं तो ये और अच्छी बात होती है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा और अच्छे से उसकी जिज्ञासा का उत्तर मिलता है और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से वो इस बात को सीख पाता है, जान पाता है, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर पाता है। इस तरीके से पाठ्य से आगामी क्रियाओं के साथ ही साथ पर्यटन और स्काउटिंग की व्यवस्था हमें करनी होगी। नैतिक शिक्षा, देखिए नैतिक गुणों का विकास बहुत अच्छी तरीके से बालक के अंदर होता है। बाल्यावस्था एक ऐसा काल होता है, सामयिक स्थिरता होती है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, विभिन्न जो चीजें होती हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंसिंग होती हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग होने के कारण यहाँ पर बालक के अंदर अगर हम चाहें और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसे कि नैतिक गुणों का विकास का एक काल होता है, सामाजिक गुणों के विकास का ये काल होता है। बहुत चीजें फेवर में होती हैं बाल्यावस्था में, जिसमें अगर हम चाहें तो बालक के अंदर जो भी नैतिकता संबंधी जो हमें सुधार करने हैं, जो भी उनके अंदर डेवलपमेंट करना है, वो इस काल का, इस बाल्यावस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संवेगों का यहाँ पर दमन होता है। तो विभिन्न चीजें ऐसी हैं जो फेवर में होती हैं, जिसके कारण हम वहां पर नैतिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं बालक के। और अगर एक बार बाल्यावस्था में अच्छी तरीके से बालक के अंदर नैतिकता विकसित हो गई तो वो जीवन भर वो नैतिकता बनी रहती है, और इस तरीके से नैतिकता की शिक्षा हम दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो अगली व्यवस्था हम कर सकते हैं, रुचिकर विषय सामग्री को हमें रखना होगा पाठ्यक्रम में, रुचिकर होना चाहिए। किताबों में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की जो किताबें आती हैं उसमें काफी रुचिकर तरीके से, काफी इंटरेस्टिंग वे में जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, उनके जीवन से जोड़ करके, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ करके, ऐसी केस स्टडी दे करके उनको उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। क्योंकि इन किताबों का उद्देश्य जो है वो केवल तथ्य और घटनाओं को रटना नहीं होता है, बल्कि
बच्चों की समझ को मजबूत बनाना होता है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें अच्छी जानकारी देना होता है, उनकी समझ विकसित हो। और इस तरीके से उन चीज़ों को जब भी आप पाठ्य सामग्री के अंतर्गत या विषय सामग्री के अंतर्गत कुछ पढ़ा रहे हो, तो इस तरीके से वास्तविक जीवन से जोड़ करके उसको और रुचिकर बना करके और इंटरेस्टिंग बना करके उसको प्रस्तुत किया जाए, जिसमें आप चाहें तो टीचिंग लर्निंग ऐड की मदद ले सकते हैं, टीएलएम की मदद ले सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जो शिक्षण अधिगम में जो सहायक सामग्री होती है, तो आप चाहें तो रुचिकर बना सकते हैं अपने विषय सामग्री को, और इससे बच्चा आसानी से आप जो अधिगम कराएंगे, जो सिखाएंगे, उसको आसानी से सीखेगा। तो हमने प्रयास किया आपको बताने का कि बाल्यावस्था की जो कुछ विशेषताएं हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको याद रखिएगा, और उसी पर आधारित अधिगम की आदर्श व्यवस्था हमने यहाँ पर लिखा है कि क्या आदर्श व्यवस्था हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो मुख्य रूप से प्रश्न बनते हैं परीक्षा की नज़र से, उसको देखते हैं कि यहाँ पर इन विशेषताओं से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर सामाजिक गुणों का विकास किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में शुरू होता है, तो वो बाल्यावस्था में। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, संवेगों का दमन होता है, रुचियों में परिवर्तन, और विशेष तौर से ये जो हमने टिक किया है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ये सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता और आत्मनिर्भरता की भावना, ये सब जो है बाल्यावस्था में ये विशेषताएं आप पाई जाती है बालक के जीवन में। तो आज इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।